हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होमो निएंडरथल के बारे में। देखिए, निएंडरथल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुका है और आगे भी आने का बहुत संभावना है। सब टॉपिक 1.6 पेपर 1 में अक्सर हर दूसरे साल होमो निएंडरथल पे क्वेश्चन आता है, तो इसका हम पूरा डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले ये फ़ोटोग्राफ आप देख लीजिए। ये आपको लगेगा कि कोई ह्यूमन बीइंग है, बट इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनके आईब्रोज़ में और इनके स्कल के स्ट्रक्चर में और इनके फेस में, जो इसको ह्यूमन से होमो सैपियंस से अलग बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले निएंडरथल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये निएंडरथल वैली में खोजा गया। ठीक है, निएंडरथल वैली जर्मनी में। अभी टाइम स्पैन इसका क्या है? 5 लाख साल से 50,000 साल पहले तक। मतलब कि ये काफ़ी रिसेंट तक पाया गया होमो सैपियंस के साथ। कुछ दिन तक कोएग्जिस्ट भी किया, बट अल्टीमेटली ये एक्सटिंक्ट हो गया ड्यू टू फियर्स कंपटीशन बिटवीन होमो सैपियंस एंड होमो निएंडरथल। ठीक है, इसके सब स्पीसीज़ की बात करें तो क्लासिक और प्रोग्रेसिव दो टाइप के पाए जाते हैं। अभी क्लासिक वाला इस साइट पे पाया जाता है, ला चैपेल ऑक्सेंट, और प्रोग्रेसिव वाला माउंट कार्मल में देखा गया है। इनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। अभी इतना क्लासिक और प्रोग्रेसिव निएंडरथल में डिफरेंस जनरली नहीं पूछा जाता है बट आप इस पे भी कुछ लाइंस प्रिपेयर कर लेंगे तो सेफ़ जोन में आप आ जाएंगे। अच्छा, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये यूरोप का मैप है, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इन सब जगह पे आपको निएंडरथल मैन का फॉसिल्स मिला है। इज़राइल में भी मिला है, इराक में भी मिला है। ठीक है, फ़लस्तीन में भी मिला है। फ़लस्तीन और इज़राइल जहाँ भी जंग चल रहा है। तो निएंडर वैली जो है जर्मनी में, वहाँ फर्स्ट फॉसिल मिला था, इसीलिए निएंडरथल मैन रखा गया इसका नाम। 1856 में मिला था। ठीक है, और विलियम किंग जो थे उन्होंने इसका नाम आफ्टर द वैली रख दिया था। अदर फॉसिल्स की अगर बात करें तो वही अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, इवन चाइना में भी पाया गया है, और आपको इज़राइल, फ़लस्तीन और इराक तो लिखना ही है। अब आ जाते हैं सीधा फिज़िकल फीचर्स पे। देखिए, आंसर लिखने का यही तरीका होता है, आप इंट्रोडक्शन, अब इस तरह के क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, मीनिंग, टाइम स्पैन, सब स्पीसीज, इस तरह से। अब फिजिकल फीचर्स में क्रेनियल एंड पोस्ट क्रेनियल दो तरह से पढ़ते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं दोनों क्लासिक एंड प्रोग्रेसिव का, कि क्रेनियल फीचर्स पहले देख लेते हैं। इंक्रीज्ड क्रेनियल कैपेसिटी, मतलब स्कल जो है वो बड़ा था। किससे बड़ा था, किससे कंपैरिजन करेंगे? इसके जस्ट पीछे वाले होमो इरेक्टस से। तो होमो इरेक्टस से बड़ा था, और ये देखिए साइज़ 1700 से 1740 सीसी तक था, जबकि होमो इरेक्टस का हम देख रहे थे कि 1250 सीसी तक जा रहा था। ठीक है, तो होमो इरेक्टस से काफ़ी बड़ा था इसका साइज़। इंक्रीज द स्कल्स फ्रॉम स्नाइडर एंड आमूद हैव सिमिलर टू अप टू, देखिए ये इराक और इज़राइल वाले स्कल का जो नाम है, एक तो स्नाइडर से जगह से पाया गया था, एक आमूद जगह से पाया गया था। तो इन दोनों पोजीशंस नाम को आपको याद रखना है कि इराक में कहाँ मिला, इज़राइल में कहाँ मिला। ये सब नाम लिखने से देखिए टीचर के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। डोलिसोसेफेलिक स्कल था, इसका मतलब नैरो एंड लॉन्ग, मतलब कि ब्रेन कुछ थोड़ा सा, हेड जो था इनका लंबा था और थोड़ा पतला था। ठीक है, स्कल वॉल एंड ब्रो रिज अभी भी थिक है काफ़ी, मतलब कि ह्यूमंस की तरह, ह्यूमन से ज़्यादा थिक है इनका स्कल, खोपड़ी का हड्डी। और ब्रो रिज मतलब आईब्रोज़ के पास जो ये होता है ब्रो रिज, हमारा ये वाला हड्डी। तो ये ब्रो रिज भी निकला हुआ थोड़ा सा बाहर, जो कि ह्यूमंस में नहीं होता बाहर निकला हुआ। ठीक है, हैवी जॉ, चिन रिसीडिंग बैकवर्ड। जॉ जो है अभी भी ह्यूमन से ज़्यादा हैवी है, मतलब कि ज़्यादा उसका बोन्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाइड है, और चिन जो है वो पीछे की तरफ है। हमारी तरह चिन प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब आगे की तरफ चिन नहीं है। नेक्स्ट है डेंटिशन इज़ पैराबोलिक विथ नो डायस्टेमा।
देखिए डेंटिशन तो होमो इरेक्टस से ही पैराबोलिक चल रहा है, और डायस्टेमा भी नहीं है, मतलब कि दांतों के बीच में गैप भी नहीं है, एकदम ह्यूमन की तरह डेंटल आर्केड है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लीवियल फीचर सॉरी। तो स्लीवियल फीचर देखिए क्या होता है, ये ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है और ये पैराइटल लोब है, इसके बीच में एक डीप मतलब गड्ढा जैसा होता है, उसे ही हम स्लीवियल फीचर कहते हैं। तो स्लीवियल फीचर जो है वो सिग्निफाई करता है मोर डेवलप्ड ब्रेन विथ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि इनके लैंग्वेज होने का बहुत आसार है कि ये किसी लैंग्वेज में बात करते होंगे। हाउएवर फायरिंग्स इज़ लेस डेवलप्ड, फायरिंग्स हमारे जो थ्रोट के जो बोन्स हैं उसको हम फायरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स और फायरिंग्स दोनों हमारे गले में होते हैं। ठीक है, सम फेशियल प्रोग्नेटिज्म मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था। ये जो मुंह है थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, फ्लैट हम लोग की तरफ बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। स्ट्रॉन्ग फेमूर विथ लार्ज हेड, फेमूर कहते हैं थाई बोन को, कुछ इस प्रकार का फेमूर होता है, लंबा सा बोन होता है, और इसका लास्ट में एक प्रोजेक्शन होता है इस तरह का जॉइंट बॉल। तो ये हेड जो है वो बड़ा होगा इसका थोड़ा, क्योंकि ये भी अपराइट और अच्छे बड़े साइज़ का होने लगा था। स्ट्रॉन्ग रिब्स, इरेक्ट पोस्चर, फोरामेन मैग्नम सिमिलर टू मॉडर्न मैन। स्ट्रॉन्ग रिब्स कोई मुश्किल बात नहीं, इरेक्ट पोस्चर तो चलता ही था। होमो इरेक्टस क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही देख रहे हैं हम लोग की बाइपेडल लोकोमोशन हो रहा है। फोरामेन मैग्नम सिमिलर टू मॉडर्न मैन, फोरामेन मैग्नम कहते हैं हम लोग वो ब्रेन का वो कैविटी जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड इंटर करता है ब्रेन के अंदर, तो वो कैविटी जो है वो लगभग सिमिलर था मॉडर्न मैन के, मतलब कि उसी पोजीशन पे था जहाँ पे मॉडर्न मैन का होता है। अदरवाइज एप्स में थोड़ा पीछे के पोजीशन में होता है। सपोज़ ये ब्रेन है, तो अगर यहाँ फोरामेन मैग्नम है तो दिक्कत है, अगर यहाँ है बीच में तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए डायग्राम हम देख लेते हैं। ये डोलिसोसेफेलिक आप थोड़ा सा और लॉन्ग बना कर आएंगे। ठीक है, स्कल थिक ब्रोरिज थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे हल्का सा बाहर की तरफ। फेशियल प्रोग्नेटिज्म थोड़ा सा दिखाएंगे, और चिन और जॉ रिसीडिंग बैकवर्ड ये भी ऐसे पीछे की तरफ बनाकर दिखा देंगे। ठीक है, पैराबोलिक डेंटल आर्केड बना देंगे, डायस्टेमा नहीं होगा, मतलब कि दांतों के बीच में गैप नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों डायग्राम इजी है, बनाकर आ जाना है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए इनका जो टूल का कल्चर था उसे हम माउस्टेरियन कल्चर कहते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे इस फिगर में तो ले माउस्टर करके एक माउंटेन था या रेंज था, जगह था वहाँ फ्रांस में, वहाँ पे इनके पहले टूल्स मिले। तो देखिए इनके टूल्स का खासियत क्या था कि ये फ्लैग टूल्स यूज़ करते थे। देखिए दो तरह के टूल्स होते हैं, कोर टूल्स और फ्लैग टूल्स। तो फ्लैग टूल्स उन्हें कहते हैं हम जो कोर से तोड़े हुए फ्लैग को ही टूल की तरह अगर यूज़ कर लें तो उसे हम फ्लैग टूल्स कहते हैं। और कोर टूल्स कहते हैं जब हम कोर को हल्का हल्का छांट के उसमें पॉइंट बना करके उसको एज ए टूल यूज़ करें। ठीक है, तो फ्लैग टूल्स यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर थे। द इंडस्ट्री ऑफ दिस टूल्स इज़ फाउंड ऑन ले माउस्टर, हेंस द नेम गिवन टू द कल्चर विच इज़ यूनिक टू निएंडरथल। और ये देखिए कुछ स्क्रैपर टूल इस तरह का था, ब्यूरिन मतलब जिसका आगे पॉइंटेड होता है 3D टाइप का, ये पॉइंट टूल है। और भी इसमें आगे आपको मिलेगा टूल्स के बारे में, अभी इन तीनों का डायग्राम आपको बना के याद कर लेना है। स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। देखिए अदरवाइज ला चैपेल में एक मतलब हैंडीकैप्ड श्नाइडर मैन मिला था। ठीक है, ला चैपेल मैन और हैंडीकैप्ड श्नाइडर मैन दोनों जो ओल्ड एज में पाया गया, और दोनों के दोनों जो था वो हैंडीकैप्ड था। तो ये कैसे सब पॉसिबल हो जाएगा कि एनिमल वर्ल्ड में तो कोई अगर घायल हो जाता है तो उसका मौत तुरंत हो जाता है इंस्टेंटली, लेकिन हैंडीकैप्ड ओल्ड मैन के मिलने का मतलब हुआ कि उसको सोशल सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा। अगर वहीं हम रिचुअल्स की बात करें तो डायरेक्ट एविडेंस मिलता है रिचुअल का, डेलिकेट ब्यूरियल्स का। अब देखिए तेशिक ताश यूएसएसआर में एक जगह है, वहाँ ब्यूरियल मिला है एक यंग निएंडरथल का,
जो कि सराउंडेड है किससे, वाइल्ड गोट के स्कल से, और हॉर्न्स जो है उसका पॉइंटेड टुवर्ड द ब्यूरियल है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीजन जैसा चीज़ जन्म ले रहा था। और वही अगर हम शैनिडर की बात करें तो वहाँ पर भी हम लोग को बेयर के स्कल्स का अरेंजमेंट मिला है और फूलों का भी ऑफरिंग मिला है। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई एक प्रिमिटिव रिलीजन एग्जिस्ट करता था वहाँ पे। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस, यहाँ पे आपको ये ब्रेन दिख रहा है, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये है सिल्वियन फिजर। ये सिल्वियन फिजर का प्रेजेंस जो है वो शो करता है कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो गया था। और निएंडरथल में हायोइड बोन भी डिस्कवर किया गया है केबारा केव्स इजराइल में। हायोइड बोन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो सबसे पहला बोन है आपके नेक में, जो कि टंग्स के बाद नीचे, ऐसे टंग्स नीचे आता है, उसके बाद ये जो हड्डी का सबसे पहला स्ट्रक्चर है उसे ही हम हायोइड बोन कहते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे लैंग्वेज और स्पीच के लिए। तो ये पाया गया है एक निएंडरथल में। तो पॉसिबिलिटी है कि इनके पास एक लैंग्वेज भी था। और सिल्वियन फिजर भी ब्रेन के स्कल के असेसमेंट से ऐसा पता चलता है कि सिल्वियन फिजर भी था इनमें। तो अच्छा खासा लैंग्वेज का यूज होता होगा। हंटिंग, देखिए हंटिंग तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम से ही देख रहे हैं हम लोग चल रहा है। यहाँ पे और बिग गेम हंटिंग होने लगा, डिवीज़न ऑफ लेबर भी होने लगा, बेटर स्किल एंड कोऑर्डिनेशन आ गया, क्योंकि ब्रेन का साइज़ बढ़ गया और थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ गया, तो स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में इनको हेल्प मिलता था। अब हम बात करते हैं लेवलॉइज टेक्निक की। देखिए ये एक टूल मेकिंग का टेक्निक है जिसमें कि पत्थर को ऐसे एक स्टार्टिंग में स्टोन लिया जाता है और उसको एक बहुत ही पतला सा टूल में क्रिएट किया जाता है। ये इस पिक्चर में बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए ये एक पत्थर लिया गया, फ्लिंट जैसा पत्थर। फ्लिंट एक बहुत ही ईजिली मतलब कार्व करने में आसान होता है, वैसा पत्थर है। और इसको फिर हम लोग ऐसे मार मार के इसमें एक मतलब डिज़ाइन बनाने की कोशिश किए। फिर इसको टॉर्टोइज सेल टेप शेप में इसको मतलब एक सेंटर में ऐसे एक छोटा सा फ्लैट है बनता है और फिर ऐसे टॉर्टोइज शेप में इसको तोड़ने की कोशिश किया। मतलब कि एक कुछ कॉन्वेक्स टाइप का शेल जैसा टॉर्टोइज का होता है, वैसा हम लोग बनाए। अब देखिए इतना वर्क करने के बाद ये एजेस जो है ये पतला हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग इधर से घिस के तोड़ के इसको एजेस पतला कर दिए। इसका सेंटर अभी भी मोटा है। ठीक है। अब क्या करेंगे, किसी एक कॉर्नर से उस पर ज़ोर से मारेंगे, हेवी प्रिकशन देंगे, मतलब ज़ोर से किसी हेवी स्टोन से मारेंगे, ताकि क्या होगा कि इसका जो मोटाई है उसके बीच से ये टूट जाए और एक पतला सा हम लोग को ऐसे एक कॉन्वेक्स लेंस शेप का आपको एक टूल मिले जिसका कि एजेस बहुत शार्प होगा। ठीक है। यही टेक्निक को हम लेवलोसियन टेक्निक कहते हैं, जिसमें कि फ्लिंट स्टोन को फ्लेक्स निकाल के मतलब पतला किया जाता है और फिर उसको तोड़ के अलग कर लिया जाता है, उसमें से एक पतला सा मतलब एक पतला सा फ्लेक। तो बेसिकली एक फ्लेक टूल बनाने का तरीका है। तो इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट एंड स्किल टू क्राफ्ट अ लेवलॉइज कोर। ठीक है। लेवलॉइजियन टूल बनाने में देख रहे हैं आपकी कितना पेशेंस चाहिए और दिमाग चाहिए। द डिग्री ऑफ फोरसाइट एंड प्लानिंग रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लेवलॉइजियन कोर इज़ फार ग्रेटर एंड इंडिकेट्स इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इससे पता चलता है हम लोग को कि इसके टूल्स को देख के पता चलता है कि इनका कॉग्निशन जो है डेवलप हो चुका था और थिंकिंग का कैपेबिलिटी भी बढ़ चुका था। वहीं कुछ जगह केव आर्ट भी पाया गया है, रिजेंबलिंग क्रिस क्रॉस लाइन्स रिपोर्टेड इन गोरहाम केव इन जिब्राल्टर। ठीक है। कहीं कहीं ऐसे लाइन्स वगैरह ढेर सारे इस तरह के लाइन्स पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये आर्ट भी खाली टाइम में करते थे। इवोल्यूशनरी स्टेटस देखिए, ये हम लोग डायग्राम होमो निएंडरथल से यूज़ करते आ रहे हैं। इस डायग्राम में आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस और फिर यहाँ पे अलग से होमो निएंडरथल दिखाना है। इसको ह्यूमन का कज़िन माना जाता है, ह्यूमन का प्रीवियस स्टेज नहीं माना जाता है। मतलब हम लोग जो है होमो निएंडरथल से होमो सैपियंस नहीं बने हैं, हम लोग होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस बने। ठीक है। तो ये आप क्लियर रखिएगा माइंड में कि इसको अलग लाइन से दिखाना है। ठीक है।
इवोल्यूशनरी स्टेटस हो गया। अब कंपैरिजन विथ मॉडर्न मैन कर लेते हैं। देखिए सिमिलैरिटी बहुत सारा है, जैसे कि लार्ज फेस, लार्ज ब्रो, रिच एंड डिप्रेशन ऑफ नोज रिजेंबलिंग टू मॉडर्न ऑस्ट्रोलॉइड। ऑस्ट्रोलॉइड जो हमारा मतलब रेस है हमारे ह्यूमंस का, उनसे थोड़ा थोड़ा मैच करता है इनका शक्ल, फेस का, मतलब फेस और ब्रोरिज वगैरह, नाक वगैरह। और ब्रॉड नेज़ल बोन्स एंड नेज़ल अपर्चर रिजेंबल निग्रोइड। भी निग्रोइड जो है अफ्रीकन ट्रेट जो है, उसमें नेज़ल बोन्स ब्रॉड होते हैं, नेज़ल अपर्चर भी बड़ा होता है, उससे मैच करता है थोड़ा थोड़ा। फेस बिलो द ऑर्बिट बियर्स स्ट्रेट प्रोफाइल, मतलब आँखों के नीचे जो फेस है वो लगभग स्ट्रेट है, प्रोग्नेथिज्म जो है बहुत कम है। अपर एल्वियोलर बॉर्डर डीप एज इन नेग्रॉइड एंड ऑस्ट्रोलॉइड। एल्वियोलर बॉर्डर हम लोग कहते हैं जो हमारा ये दांतों के पास, दांतों के बाद जो गम्स का एरिया शुरू होता है उसे हम एल्वियोलर प्रोसेस कहते हैं। तो जो गम्स है ऊपर वाला, उसका जो बॉर्डर है वो डीप है बहुत, मतलब कि नेज़ल फ्लोर तक जाता है, ठीक है। तो एल्वियोलर बॉर्डर आप लिखेंगे डीप है। और डेंटिशन लाइक ह्यूमन, पैराबोलिक एंड नो डायस्टेमा, ये तो आपको पता ही है। 4 आर्म शॉर्टर देन अपर आर्म, हाथ में 2 4 आर्म होता है और अपर आर्म होता है, तो 4 आर्म छोटा है। सिमिलर क्रेनियल कैपेसिटी, देखिए क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1700 सीसी था, तो काफ़ी रेंज में है। एक ह्यूमन का भी 1300 से 2300 सीसी के बीच में होता है, अलग अलग ह्यूमंस का, तो एकदम रेंज में है इसका भी ब्रेन। अगर डिसिमिलैरिटी की बात करें तो देखिए पेराइटो टेम्पोरल सूटर जो है स्ट्रेट है, आर्ज्ड इन होमो सैपियंस, इसे कहते हैं पेराइटो टेम्पोरल सूटर, सटर जो भी बोल सकते हैं। दिस इज़ पैराइटल बोन, दिस इज़ टेम्पोरल बोन। तो ये जो इसके बीच में जो जॉइंट आपको दिख रहा है, घाट दिख रहा है, उसे ही हम पैराइटो टेम्पोरल सूटर कहते हैं। और ये आर्च्ड आपको दिख रहा होगा ह्यूमंस में, लेकिन इनमें जो है स्ट्रेट होता है। जैगोमेटिक आर्च जो है वो मोर प्रोजेक्टिंग है इनमें। जैगोमेटिक आर्च देखिए इसे कहते हैं हम, ये जैगोमेटिक बोन है और ये है जैगोमेटिक आर्च। तो ये ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, मतलब इनका जो चीक्स है वो ज़्यादा बाहर निकला हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। हमारे चीक्स जो है, ठीक है, हमारे चीक्स भी बाहर है, लेकिन इतना बाहर नहीं है जितना इनका दिखेगा। जनरल फ्लैटनिंग ऑफ स्कल, इनका स्कल थोड़ा सा फ्लैट है, हालांकि हमारा स्कल जो है राउंड है। देखिए ये सब ह्यूमन का पिक्चर है, हमारा स्कल राउंड है, इनका थोड़ा सा फ्लैट है। डोलिसोसेफेलिक हमने कहा था, मतलब लॉन्ग एंड नैरो और फ्लैट भी है। मैस्टॉइड प्रोसेस जो है उतना डेवलप्ड नहीं है, ये है मैस्टॉइड प्रोसेस, तो ये आपको बाइपेडलिज्म में हेल्प करता है, ये भी उतना डेवलप्ड नहीं है। एल्वियोलर रीजन डज नॉट मर्ज विथ नेज़ल फ्लोर, देखिए एल्वियोलर रीजन इसी को कहते हैं, ये जो हमारा गम्स वाला एरिया है, तो ये नेज़ल फ्लोर तक मर्ज नहीं होता है, हमारे में नेज़ल फ्लोर में मर्ज हो जाता है। फोरामेन मैग्नम स्लाइटली बैकवर्ड, फोरामेन मैग्नम कहते हैं जिस जगह से और जिस कैविटी से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन में इंटर करता है, तो ये स्लाइटली बैकवर्ड देन ह्यूमन है। ह्यूमन में ज़्यादा सेंटर में है, इनमें थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है। तो इनका बाइपेडल लोकोमोशन उतना परफेक्ट नहीं है जितना हमारा था, ठीक है। द फॉसिल ऑफ निएंडरथल मैन आर एज ओल्ड एज 1,85,000 ईयर्स टू 30,000 ईयर्स, while Homo sapiens fossils are as old as 2 lakh years. Hence, this discards the possibility of evolutionary ancestry of Homo sapiens from Neanderthal. अभी मैंने आपको इस पिक्चर में भी बताया था, इस डायग्राम में, कि होमो निएंडरथल एक अलग स्पीसीज़ है, होमो सैपियंस एक अलग स्पीसीज़ है। तो हम लोग 2 लाख साल से खुद यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और होमो सैपियंस जो है वो 1,85,000 साल पहले ही आया। तो ज़रूर ये होमो इरेक्टस से इवॉल्व होने वाला एक अलग स्पीसी है, और हम उनसे इवॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है, हम होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए हैं। यही पॉइंट यहाँ पे आपको कंफर्म करना है ये डेट्स दे करके। निएंडरथल were replaced by modern Homo sapien population about 30,000 years ago. The reason cited for its extinction may be the non-adaptability and fierce competition from Homo sapiens. देखिए
अब एडेप्टेबिलिटी जो है होमो सैपियंस का एक खासियत है, किसी भी इन्वायरमेंट में हम लोग अपने कल्चर को यूज़ करके अडेप्ट कर जाते हैं। बट होमो सैपियंस और ज़्यादा हम लोग मतलब बॉडी जो है हमारा ज़्यादा वर्सेटाइल भी है, तो वही कंपटीशन झेल नहीं पाया निएंडरथल। उनको कुछ डिसएडवांटेज था हम होमो सैपियंस के सामने, इसलिए होमो सैपियंस जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया निएंडरथल को, ठीक है। बट निएंडरथल हैव एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड अडेप्टेड टू सब आर्कटिक कंडीशन। सब आर्कटिक कंडीशन में भी निएंडरथल्स पाए गए हैं, मतलब पूरा बर्फीले जगह में तो नहीं, बट सब आर्कटिक में पाए गए। सिंस देयर टाइम ओवरलैप्स विथ होमो सैपियंस, द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न फॉर देयर एक्सटिंक्शन माइट बी ड्यू टू कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो अब चूँकि ये साथ साथ जी ही रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया होगा कि वो अचानक से गायब हो गए, तो कंपटीशन से ही गायब हुए, होमो सैपियंस द्वारा उनको एलिमिनेट कर दिया गया। क्योंकि देखिए एक ही जैसा दो स्पीसी एक साथ नहीं रह सकता है, कोई एक एलिमिनेट हो जाता है जनरली। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट कजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है। इनको मॉडर्न ह्यूमंस का एक्सटिंक्ट कजिन भी कहते हैं। तो इतना ही एक्सटिंक्ट कजिन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए अलग डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना था हम लोग को होमो निएंडरथल में, सिर्फ निएंडरथल में। तो निएंडरथल एक सेपरेट कजिन है ह्यूमंस का, और अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो इसमें से जितने मार्क्स के हों 10, 15, 20 आप उसके अनुसार पॉइंट्स लिख सकते हैं। सफिशिएंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई और वैल्यू एडिशन करना है तो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।